गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Good morning. मॉर्निंग। Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। तो जो जो अपना कैमरा ऑन करना चाहते हैं प्लीज कर सकते हैं। वही वही चार पांच चेहरे हमेशा कैमरा ऑन करके बैठ जाते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कल मेरी जो कैट है, मेरा जो मेल कैट है, तो स्लाइडिंग डोर था, तो स्लाइडिंग डोर बहुत जल्दी से किसी ने बंद किया, तो उसकी नेक बीच में आने वाली थी। वो तो मैंने देख लिया, तो मैं जंप मार के बिल्कुल गया, मेरा हाथ बीच में आ गया। कैट को तो कुछ नहीं हुआ। तो कल पूरी ब्लीडिंग होती रही हाथ में, ऊपर का थोड़ा बोन जो है टूट रखी है थोड़ी सी। तो मैं आज का कैंसिल करने का सोच रहा था, पर मैंने सोचा अगर आज कैंसिल कर दिया तो रवि कुमार जी मुझे जान से मार देंगे। तो आज मैं कर ही देता हूँ। या तो आज बहुत लंबा टॉपिक नहीं होगा, क्योंकि आज एक स्पेसिफिक टॉपिक है। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने कहा कि ऐसे ही सबको बता देता हूँ, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और आप सब भी मेरे सामने करके एक बार दिखा सकते हो कि यू आर डूइंग इट इन राइट वे और नॉट। तो ब्रह्मचर्य, आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे। मैंने इन डिटेल इन डेप्थ बताया है ब्रह्मचर्य के बारे में। मेल्स में, फीमेल्स में, सब में एक तरीके से अप्लाई होता है। ब्रह्मचर्य का एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ब्रह्मचर्य का मतलब शादी ना करना। इट हैज नथिंग टू डू विद मैरिज। मैरिज एक अलग चीज है, वो आपका धर्म है। वो जो मैरिज करके अपनी ऑफस्प्रिंग्स को, जो अपना परिवार जो अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं, इट्स ऑल राइट। पर वहां प्रॉब्लम आती है जब आप मैरिज को एक सोर्स बना लेते हैं अपनी सेंशुअल प्लेजर को सेटिस्फाई करने का, एक अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने का। वो नहीं, दैट इज ओनली फिजिकल कम्युनियन विद ऑपोजिट सेक्स इज ओनली टू क्रिएट एन ऑफस्प्रिंग। बस मनु ने बोला था, द फर्स्ट चाइल्ड, जो पहली संतान है, वो आपकी धर्म की वजह से आप पैदा करते हैं। द फर्स्ट चाइल्ड इज बिकॉज ऑफ ए धर्म, ऑल द रेस्ट आर बिकॉज ऑफ ए लस्ट। ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज है, आपने कितने भी इस दुनिया में, इस फिजिकल वर्ल्ड में कितने भी ऐसे महान साइंटिस्ट हुए हैं, जो जो महान आर्टिस्ट हुए हैं, बीट अ पोएट और अ राइटर और अ सिंगर, सब मैक्सिमम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, इवन इन मैरिज। मतलब दे यूज टू कंजर्व दैट सेक्सुअल फ्लूइड इन देयर बॉडी। वो उस लिक्विड जो उनकी बॉडी में बनता था, जो मेल्स में वीर्य है जिसको हम सीमेन कहते हैं, फीमेल्स में ओवम होता है जो ओवरीज के अंदर से बनता है। तो जो इंसान अपनी सेंसेस का एक स्लेव बन के, अपनी सेंसेस के, इंद्रियों के गुलाम बन के उस फ्लूइड को टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं, उस इल्यूजनरी 5 सेकंड 10 सेकंड के आनंद के लिए, हालांकि वो आनंद नहीं है पर उनको लगता है वो आनंद है, वो एक आम इंसान की तरह पैदा होते हैं और एक आम इंसान की तरह मर जाते हैं। वो मोक्ष से बहुत दूर है, चाहे वो कितना ही पूजा पाठ करें, कितने ही तीर्थ स्थानों पे जाएं। स्वामी शिवानंदा ने दो टूक शब्दों में बोला था, जो एक जीवन मुक्त है, जो एक जीवन मुक्त थे, जिनको मैं बहुत हाईली रिगार्ड करता हूं, वीर्य और द सेक्सुअल फ्लूइड स्वयं गतिमान ईश्वर है, इज गॉड हिमसेल्फ इन मोशन इन योर बॉडी। वो वीर्य नहीं होगा तो आपका ओजस नहीं बनेगा, वो ओजस नहीं बनेगा तो आपके अंदर वो जो कॉस्मिक एनर्जी जो पैदा होनी चाहिए समाधि के लिए। समाधि क्या है? आपके स्थूल शरीर यहीं का यहीं रह गया, स्थूल शरीर के अंदर से आपकी आत्मा, जिसके ऊपर कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर चढ़ा हुआ था, दो दो कवरिंग, आत्मा लेके आपकी बॉडी से बाहर निकली। हालांकि आपकी बॉडी से वो एक धागा जुड़ा रहता है, पर वो आपकी बॉडी से बाहर निकली। वो कैसे निकली? उसको एक स्प्रिंग बोर्ड चाहिए, जैसे ओलंपिक्स में होता है कि स्प्रिंग बोर्ड के ऊपर पैर रखा और आप जंप मारते हैं फिर। तो अगर वो कॉस्मिक एनर्जी ही नहीं है आपकी बॉडी में, जो ओजस से बनती है मैक्सिमम,
तो आप जंप ही नहीं मार पाएंगे अपनी बॉडी से, आप कभी समाधि में नहीं जा पाएंगे। और समाधि में आप नहीं जा पाएंगे तो आपको कभी मोक्ष नहीं मिल पाएगा, आपके कभी कर्म जो है वो खत्म नहीं हो पाएंगे, वो जल नहीं पाएंगे, आप इसी साइकिल में लगे रहेंगे। जो मैं कहता रहता हूं हमेशा मेडिटेशन के बाद भी, कि मेडिटेशन के बाद आपके शरीर में योग बल पैदा होता है, ओजस पैदा होता है, वो कॉस्मिक एनर्जी पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है, वो यही है। अगर आप ब्रह्मचारी नहीं है तो आप बैठे रहे 100 साल मेडिटेशन में, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो लिक्विड ही है जो एक उधर्वरेता के शरीर में सब्लिमेट होके, ट्रांसम्यूट होके इनटू सेमिनल एनर्जी, जो इस दुनिया की सबसे पोटेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी सबसे ज्यादा पावरफुल पोटेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है, सेमिनल एनर्जी है। यही वो एनर्जी है जिससे बड़े बड़े योगीज चलती ट्रेन को रोक देते हैं। एक ब्रह्मचारी में, एक अखंड ब्रह्मचारी में, जैसे शंकर थे, उनमें इतनी पावर होती है कि वो एक पूरे ब्रह्मांड को बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जितना पावर सप्लाई कर सकते हैं जस्ट अपने ओज से। भीष्म पितामह में वही ब्रह्मचर्य था जिससे उन्होंने डेथ को कॉन्कर किया। लक्ष्मण में वही ब्रह्मचर्य का ओजस था जिससे उसने तीनों लोक में विजय पाने वाले मेघनाथ को हरा दिया था। राम भी मेघनाथ का सामना नहीं कर सकते थे अगर लक्ष्मण ना होते, वो लक्ष्मण के ब्रह्मचर्य था, हनुमान का ब्रह्मचर्य था। सावित्री एक लेडी की भी अगर हम बात करें तो लड़कियों में भी, फीमेल्स में भी, स्त्रियों में भी, हमारी माताओं बहनों में भी वही ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट है जो मेल्स में है। उनके शरीर में वही ट्रांसमुटेशन की एल्केमी है जो मेल्स में है। पुराने जमाने में आपने देखा होगा, हमारे ग्रंथों में लिखा है, सावित्री जो थी उन्होंने अपने पति जो सत्यवान था, सत्यवान नाम के जो पति थे, उनको मरे हुए को बैक टू लाइफ ले आई, यमराज के हाथों से निकाल के ले आई अपनी ब्रह्मचर्य की शक्ति से। कितनी हुई है, आप पार्वती को ले लीजिए, सरस्वती को ले लीजिए, लक्ष्मी को ले लीजिए, आप यंग मॉडर्न टाइम्स में आनंदमयी माँ को ले लीजिए, इतनी फीमेल्स हुई हैं जो जिन्होंने वही मेल्स के जैसे ही, मेल योगीज के जैसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने आप को उस मोक्ष की ऊंचाइयों तक लेके गई। तो कोई यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये चीज केवल मेल्स के लिए अप्लाई होती है, फीमेल्स के लिए अप्लाई होती है। आपकी बॉडी में केवल सब में एक ही एल्केमी है जो भगवान ने हमारे शरीर के अंदर डाली है, जिससे हम दिव्यता प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, फीमेल्स के शरीर में थोड़ा सा अंतर होता है मेल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि उनमें वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, पीरियड्स होते हैं, मासिक धर्म होते हैं, वो एक प्राकृतिक क्रिया है। उससे थोड़ा सा, मैं कभी बाद में डिस्कस करूंगा, उससे थोड़ा सा वो जो पोटेंसी है एनर्जी की, वो थोड़ी डिफ्यूज्ड हो जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल्स में ये ओजस ट्रांसम्यूट होके ओजस नहीं बन सकता या वो उस दिव्यता को प्राप्त नहीं कर सकती। बस अंतर ये समझ लो, पुरुष जो होते हैं वो खरगोश की तरह हैं, जल्दी भागते हैं और जल्दी थकते हैं और जल्दी वो सब उल्टी सीधे काम करते हैं। जो फीमेल्स होती हैं, उनकी वो डिफ्यूज फॉर्म में है, वो टॉर्टोइस की तरह, कछुए की तरह चलती हैं चलती हैं चलती हैं एंड दे रीच द गोल। फीमेल्स में मेल्स के कंपैरिजन में ब्रह्मचर्य का पालन करना, अखंड ब्रह्मचारी बनना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि वो जो उनकी एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं होती कि उसको कोई ना कोई चैनल चाहिए। मतलब वो एक डिफ्यूज फॉर्म में रहती है, वो बहुत आसानी से उसको एक ट्रांसम्यूटेशन का चैनल प्रदान कर सकती हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, रवि जी ने लास्ट मेडिटेशन सेशन में जब मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो जब हम अपने टीन एज में या बचपन में, या जब भी बैड सर्कल्स, बैड सोसाइटी, अपने बैड फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस से जब हमें पता चलता है हमारे शरीर में एक नई डेवलपमेंट हुई है प्यूबर्टी के टाइम पे, तब हमें एक्साइटमेंट होता है, हम मैस्टरबेट करते हैं या कुछ करते हैं, मेल्स में भी फीमेल्स में भी, कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। तो वो हमारी जो शरीर में एक वो मधानी चलती है, जो मैं कहता हूँ फुल क्रीम दूध से मक्खन अलग हो जाता है, वो एक बार स्टार्ट हो गया, उसके बाद वो कॉन्सेप्ट चलता ही रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी है। ग्रेविटी से आपका वो जो लिक्विड जैसे ही बनेगा वो नीचे की तरफ जाएगा, और जब वो लिक्विड बनेगा उसको नीचे जाना है तो आपका अपान स्ट्रांग होगा, आप में सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगा, या आप वेकफुल स्टेट में खुद उसको निकाल देंगे,
उस सेंसरी प्लेजर के लिए, या फिर आप सो रहे होंगे जब आप फिजिकली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि आप सो रहे हैं, आपका वो लस्टफुल ड्रीम आएगा और वो निकल जाएगा। क्योंकि वो एक बार मधानी चल गई, वो एक बार मक्खन अलग हो गया दूध से, अब कोई दुनिया का, चाहे वो गुरु हो आपका, वो भी भगवान चाहे आ जाए, वो भगवान भी अब उसको वापस नहीं मिला सकते, क्योंकि यही सृष्टि है, यही कॉन्सेप्ट है। हम जिसको कृष्णा बोलते हैं, राम बोलते हैं, भगवान शंकर बोलते हैं, वो भी एक टाइम पे उस लेवल पे जाने से पहले वो भी इंसान थे। उन्होंने भी उन्हीं ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करके वो स्टेट पे गए हैं। जैसे अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है, वो जो नलका की जो टूटी हमने खोली है, जिससे वो ग्रेविटी की उससे इन्फ्लुएंस है, वो जो नीचे टपकता रहता है, जाता रहेगा नीचे, आप कुछ भी करिए फिजिकली, अपने आप को कितना भी रोकिए, उसको हमें कुछ ऐसा करना है कि वो नलका बंद हो जाए, और वो जो लिक्विड जब बनेगा उसको मोटर जैसे पानी को नीचे से ऊपर खींचती है, डिफाइंग ऑल द लॉज ऑफ ग्रेविटी। अब मोटर कैसे खींचती है? मोटर खींचती है इलेक्ट्रिसिटी, वो जो पंप की जो पावर होती है उसके थ्रू खींचती है। ऐसे ही मैं आज आपको टेक्निक बताऊंगा जिससे वो आपके अंदर वो पंप उसको ऊपर सक्शन की तरह खींचेगा, जैसे वैक्यूम पंप सक्शन के तरीके से बच्चे को भी डिलीवरी के टाइम पे खींचते हैं जब कुछ एबनॉर्मेलिटी होती है। तो जैसे दिए के अंदर लॉ होती है, अब लॉ जो है वो पूरी नहीं जलती, वो बस ऊपर ही जलती रहती है और तेल खत्म होता रहता है, इसका मतलब वो तेल को नीचे से ऊपर खींच रही है। और आजकल मैक्सिमम 99.9% हमारे युवा लोगों की क्या हालत है, पुरुष स्त्रियां दोनों, वो दिया तो है, उसमें लॉ भी है, पर दिए में नीचे छेद है, तो सारा तेल नीचे से निकलता रहता है। हमें वो छेद को बंद करना है, और ये जबरदस्ती से नहीं होगा। मैं आपको टेक्निक भी बता दूंगा, पर जैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे बोला था, वो एक जादुई छड़ी नहीं है कि आपने वो टेक्निक करी और कल से आप भीष्म पितामह बन गए। नहीं, आपको मेंटल प्योरिटी चाहिए। अपनी मेंटल प्योरिटी जब तक नहीं होगी सब कुछ वेस्ट है। ये चीजें केवल आपको असिस्ट कर सकती हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट आपके एफर्ट्स को कर सकती हैं, जिससे आप आसानी से वहां तक पहुंचे अपने गोल तक। पर मेन मेंटल प्योरिटी, उसके लिए सात्विक खाना, कम खाना, उसके लिए मौन व्रत, उसके लिए जो मैंने आसन प्राणायाम सारी चीजें बताई हैं, उसके लिए जो मैंने डूज एंड डोंट्स बताए हैं, ठंडे पानी से नहाना, उल्टा मत लेटना, फीमेल सेक्स से दूर एक डिस्टेंस बना के रखना, इवन शादी के बाद आपका ऑफस्प्रिंग हो गया है, उसके बाद अपनी वाइफ को अपनी मदर की तरह के, अपनी मदर के तरीके से देखना, एक डिवाइन मदर के तरीके से देखना, अपनी वाइफ के तरीके से नहीं। हो सके तो शादी के बाद अलग अलग बेड पे सोना। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये स्वामी शिवानंदा कहते हैं, ये परमहंस योगानंदा की जो योगदा सत्संग सोसाइटी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप पूरी दुनिया में चल रही है, वो भी सब इन चीजों को साफ बोलते हैं। क्यों? जब आप अपनी वाइफ के साथ फिजिकल कुछ कांटेक्ट भी अगर हो रहा होगा, तो वो जो हमारे अंदर जो छुपे बैठे जो हमारे पुराने कामुक संस्कार हैं स्वादिष्टान चक्र में मेनली, उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए आप पे अटैक करने के लिए। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको तब पता चलेगा जब बहुत लेट हो चुका होगा, जब आपके मधानी चलनी स्टार्ट हो चुकी होगी, आपको तब पता चलेगा। उससे पहले नहीं, उससे पहले आपको फील भी नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, इसलिए योगीज कहते हैं कि बी विजिलेंट, केयरफुल रहो। ये जो अपनी इंद्रियां हैं, जो आपके अंदर वो छुपे हुए संस्कार हैं, उसको थोड़ा सा भी मौका मत दो। मैं अगर साफ भाषा में बोलूं, जब तक निर्विकल्प समाधि नहीं लगती तब तक आपको सावधान रहना पड़ेगा कि वो कभी भी आप पे अटैक कर सकती हैं। बहुत सारे साधु लोग ऐसे होते हैं जिनकी रेपुटेशन हमेशा 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 के लिए खत्म हो गई। बहुत सारे ऋषि मुनि थे। वो क्यों? वो ऐसा नहीं है कि वो वास्तव में हमेशा से कामुक प्रवृत्ति के थे। दे आर गॉड मैन, वो डिवाइन, उनमें दिव्यता थी, उन्होंने एक हद तक गए वो, मगर वो निर्विकल्प समाधि तक नहीं पहुंचे, जिससे उनकी वो जो पूरे संस्कार जल जाते हैं, जिसके बाद आप सेफ हो। उसके बाद आप, आपके फीमेल डिवोटीज हो, आप अपनी वाइफ के साथ सोइए, आप कुछ करिए, आपके अंदर वो जो संस्कार छुपे थे आपने पूरे को मार दिया। पर उससे पहले, उस निर्विकल्प समाधि जाने से पहले, चाहे आपको सविकल्प समाधि की स्टेज पे भी आप पहुंच गए हो, वो आपके अंदर संस्कार छुपे रहते हैं।
और बहुत सारे साधु संत जो भी इंडिया में जिनकी गलत गलत न्यूज आती है, जिसकी वजह से पूरी स्पिरिचुअलिटी को लोग एक डाउट के नजरिए से देखते हैं, वो यही गलतफहमी में रहते हैं कि हाँ, एक स्पिरिचुअल स्टेट तक पहुंच के वो सोचते हैं हम अब शुद्ध हो गए, प्योर हो गए अंदर से, वी आर सेफ। नहीं, यू आर नॉट सेफ। तो निर्विकल्प समाधि के बाद ही आप बोल सकते हो नाउ आई एम केयर फ्री। अब आप किसी से भी इंटरमिंगल हो सकते हैं, ऑपोजिट सेक्स से इंटरमिंगल हो सकते हैं, यू आर सेफ। उससे पहले नहीं। राजयोग में मैं पहले हमेशा बताया है, राजयोग में पतंजलि महर्षि ने जो अष्टांग योग दिया है उसमें सबसे पहला है यम। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान प्रत्याहार समाधि। यम को फर्स्ट स्टेप जो बनाया है वो कुछ सोच के ही पहली सीढ़ी में रखा होगा, वो सीक्वेंस कुछ सोच के ही डाली है। उस यम के अंदर क्या है? उस यम के अंदर है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन पांचों में हमेशा कहता रहता हूं ब्रह्मचर्य इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब अष्टांग योग में यम सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पहली सीढ़ी है, और यम के अंदर भी ब्रह्मचर्य इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब पूरे अष्टांग योग में ब्रह्मचर्य इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ब्रह्मचर्य नहीं है तो कुछ नहीं है। जनन योग, जिसको ज्ञान योग बोलते हैं, उस ज्ञान योग के अंदर एक टर्म यूज हुआ है दम। उस दम का इंग्लिश में मतलब है सेल्फ कंट्रोल। और ज्ञान योग में साफ लिखा है जो भी एक ज्ञान, क्योंकि राजयोगी या भक्ति योगी लोगों को लगता है क्योंकि माइंड है वो आपको लॉजिक देगा, अरे इसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, चलो ज्ञान योगी बन जाते हैं। श्री कृष्ण ने बोला है ज्ञान योग से भी तो मोक्ष मिल जाता है। ज्ञान योग क्या है? सब लिंक्ड है, कोई लूप होल नहीं है कि अगर ये पाथ फॉलो करोगे तो बिना ब्रह्मचर्य के हो जाएगा। नहीं, बॉडी की एल्केमी वो एक ही है। ज्ञान योग में दम जो सेल्फ कंट्रोल है उसको बेसिस बोला है। इसलिए महाभारत में एक शांति पर्व नाम का एक सेक्शन है, उसमें बोला है कि धर्म जो है, धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म नहीं, जो वास्तव में जो हमारा धर्म है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और उन सब शाखाओं का जो बेस है वो है दम, दैट इज सेल्फ कंट्रोल, दैट इज एब्स्टिनेंस, दैट इज कॉन्टिनेंस। ये केवल हिंदू में ही नहीं, कितने सूफी संत हुए हैं, कितने क्रिश्चियनिटी में सेंट जेवियर थे, सेंट जेवियर अखंड ब्रह्मचारी थे, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी अखंड ब्रह्मचारी थे। सेंट जेवियर जब मेडिटेशन में बैठते थे, क्राइस्ट क्राइस्ट यूज्ड टू कम टू हिम इन फ्लैश, अपनी फ्लैश में आते थे क्राइस्ट उनके पास। सेम वैसे जैसे परमहंस योगानंदा जब अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर के मरने के बाद होटल रूम में मेडिटेशन में बैठे थे, स्वामी श्री युक्तेश्वर फिर से एटम्स, क्योंकि जो लिबरेटेड सेंट है, जो जीवन मुक्त है, जो मोक्ष प्राप्त करने के बाद जो शरीर छोड़ता है, ये फिजिकल लॉज ऑफ नेचर, अपरा प्रकृति के जो लॉज हैं, ये सब उनके गुलाम हैं। वो उस एनर्जी को, एटम्स को एक तरीके से मोड़ के वो फिर से अपनी फिजिकल बॉडी में आए, उसी फ्लैश में, हालांकि टेम्पररी था पर वो आए। परमहंस योगानंदा ने उनको गले मिलकर चेक किया, ये सही है या मेरे को कोई भ्रम हो रहा है, बट ही वॉज रियल। तो एक अखंड ब्रह्मचारी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। शंकर ने साफ बोला है, भगवान शंकर जिसको लोग बोलते हैं, जो अखंड ब्रह्मचारी है वो मेरे तरह बन जाएगा, वो भी मेरी तरह बन जाएगा। और सारे भगवान जो देवी देव जो देवलोक में जो है, भगवान इंद्र और ये सारे नारायण, नारद मुनि, सब भी उनके सामने नतमस्तक होते हैं, क्योंकि अखंड ब्रह्मचारी एक ऐसी चीज है। मैं ब्रह्मचारी और अखंड ब्रह्मचारी को मिक्स करके बोल रहा हूं, पर बहुत बड़ा अंतर है। ब्रह्मचारी जो किसी लाइफ में किसी स्टेज के बाद जिन्होंने वाव किया एब्सटिनेंस का, ब्रह्मचर्य का, और उसके बाद वो ब्रह्मचर्य निष्ठ होकर उसका पालन किया। अखंड ब्रह्मचारी जिसने पैदा होने के बाद एक भी बूंद अपने शरीर से उस लिक्विड का नहीं निकाला, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। एक चीज और बता दूं मैं आपको आज, कितने लोग आप में से हैं जो 35 ईयर एज के नीचे के हैं? नीचे एक रिएक्शन बटन है, एक रिएक्शन टैब है नीचे, उस पर आप क्लिक करके रेज योर हैंड का बटन दबा सकते हैं जो लोग 35 ईयर एज के कम से कम है। ओके, ठीक है, आप अपना हाथ हटा सकते, रेज अपना हैंड।
तो यू आर लकी वंस जो 35 ईयर से एज के कम हैं। एक जगह हमारे ग्रंथों में, और स्वामी दयानंद सरस्वती जिनकी टेक्निक जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, उनके एक जगह एक सेक्शन ऑफ उनके लिटरेचर में लिखा हुआ है, और वही चीज बाद में स्वामी शिवानंदा ने भी रिआइट्रेट करी। अब जब जीवन मुक्त, मल्टीपल जीवन मुक्त, जिन्होंने मोक्ष पा लिया है, जो इस माया से निकल चुके हैं, वो अगर मल्टीपल लोग अलग अलग टाइम पे एक ही चीज बोल रहे हैं, मतलब उसमें कुछ है, वो चीज सत्य है। उन्होंने ये बोला है, अगर कोई अखंड ब्रह्मचारी ना भी हो, कि बचपन से मान लो गलती हुई, पर अगर आप 12 साल तक, 12 इयर्स तक अगर आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, मतलब 12 साल के अंदर एक भी बूंद आपके शरीर से ना निकले, नॉक्टर्नल एमिशन में भी नहीं, नाइटफॉल में भी नहीं, स्वप्न दोष में भी नहीं, उस उधर्वरेता को, उस योगी को, वो योगी है, चाहे उसने कोई साधना ना करी हो, चाहे उसने कोई जप ना किया हो, कोई भक्ति ना करी हो, कुछ ना करी हो, 12 साल के बाद उसको साक्षात्कार हो जाएगा भगवान का, उसकी निर्विकल्प समाधि अपने आप लगने लगेगी। 12 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये केवल एक कैच है इसमें। अब कोई 60 साल के बुढ़े अंकल बोले कि पूरी जिंदगी तो उन्होंने व्यभिचार किया, वो कह रहे हैं ठीक है मैं 12 साल तक मैं अखंड ब्रह्मचारी बन जाता हूं तो उनको साक्षात्कार हो जाएगा। नहीं, आप जैसे जैसे ओल्ड होते चले जाएंगे, तो वो जो आपकी सीमेन की जो क्वालिटी है, की जो पोटेंसी है, की जो वाइटैलिटी है, वो भी कम होती चली जाती है। तो कोई 80 साल के बुढ़े अंकल ये नहीं बोल सकते कि चलो मैं 12 साल तक अखंड ब्रह्मचारी बन जाता हूं तो मुझे भी साक्षात्कार हो जाएगा। नहीं, 35 ईयर एज के जो कम लोग हैं, वो अगर 35 ईयर एज के कम जब आप हैं, उस टाइम से, चाहे आप 20 साल के हो, चाहे 32 साल के हो, चाहे 25 साल के हो, उस टाइम से आप इस 12 साल के अगर व्रत का आप स्टार्ट करते हैं, कमेंस करते हैं, तो वो रास्ता भी आपके लिए खुला है। तो ऐसे योगी को 12 साल के बाद साक्षात्कार हो जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि का पता चल जाएगा क्या है, निर्विकल्प समाधि अपने आप लगने लगेगी, और वो मोक्ष पालेगा। 12 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा, क्यों? ये कोई मिथ नहीं है। मैंने आपको हमेशा बोला है मेडिटेशन सीरीज में, मन और प्राण का बहुत इंपॉर्टेंट, उंगली में बहुत दर्द है अभी। मन और प्राण का बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, दूल्हा दुल्हन है एक दूसरे, बंदर बंदरियां हैं। मन को कंट्रोल करो, प्राण झक मार के आपके पीछे आएगा कंट्रोल होके। प्राण को कंट्रोल करो, मन कंट्रोल हो जाएगा अपने आप। मैं आपको क्या बताता हूं, मेनली जो मैंने मेडिटेशन सीरीज में बताया, मन को कंट्रोल करो। एक ध्येय वस्तु पे खूंटे की तरह, गाय भागी वापस फिर से लाओ, गई बाहर फिर वापस लाओ। तो क्या है, मन को आप कंट्रोल कर रहे हो। जैसे ही वो मन स्थिर होने लगेगा उस ध्येय वस्तु, एक ऑब्जेक्ट पे, प्राण अपने आप स्थिर होने लगेगा और अपान वायु कमजोर होकर ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू करेगी, जो मैंने आपको सब बताया था। सेपरेटली एक बिल्कुल उससे ऑपोजिट, जैसे क्रिया योगी है, जैसे परमहंस योगानंदा, ही इज माय गुरु परमहंस योगानंदा, मैं क्रिया योग भी करता हूं जो उन्होंने बताया है। और वो क्रिया योग ही है। जिन लोगों ने गीता, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे 3 पार्ट्स की गीता पोस्ट करी थी, गीता में उस 3 पार्ट्स में एक जगह श्री कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन को, मैं तुम्हें आज वो योग सिखाने वाला हूं जो मैंने सूर्य को भी सिखाया था, बोलते हैं ऐसा। वो योग क्या है, वो क्रिया योग है, जो महाअवतार बाबा जी ने लहरी महाशय को दिया, फिर लहरी महाशय ने स्वामी श्री युक्तेश्वर को दिया, फिर परमहंस योगानंदा को दिया। तो वो भी एक, उसमें क्या है, सब कोई महान नहीं है, कोई कम नहीं है, सब एक एक तरीके के हैं। आप दोनों कर सकते हैं, जैसे मैं भी करता हूं। क्रिया योग में क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है। आप क्रिया योग में एक कंसंट्रेशन, एक टेक्निक से अपने प्राण को कंट्रोल में ला रहे हैं, उससे आपका मन झक मार के कंट्रोल में आता है। तो आज तक मैंने आपको क्या बताया, मन और प्राण। एक इसमें कड़ी और है, वो है मन, प्राण और सेक्सुअल फ्लूइड, चाहे वीर्य हो, चाहे फीमेल्स में ओवम हो। आपने मन को कंट्रोल में किया, आपका प्राण और आपका
सेक्सुअल फ्लूइड कंट्रोल में आ जाएगा। आपने प्राण को कंट्रोल में किया, मन और सेक्सुअल फ्लूइड कंट्रोल में आ जाएगा। तीसरा, आपने सेक्सुअल फ्लूइड को कंट्रोल में कर लिया, आपका मन और प्राण कंट्रोल में आ गया। इसीलिए जिसने अपने केवल सेक्सुअल फ्लूइड को कंट्रोल में किया 12 साल तक, उसका मन और प्राण शून्य की अवस्था में जाके उसकी निर्विकल्प समाधि लग जाएगी। तो इसमें कोई मिथ नहीं है, मन और प्राण नहीं, मन, प्राण और वीर्य, ये 3 कड़ी है। इसमें से एक भी मिसिंग है तो गड़बड़ है। और जिसने ये सब्लिमेशन अपने अंदर करने में सक्षम हो गया, उसको उधर्वरेता बोलते हैं। मतलब उसकी अधोगति नहीं, उसकी उधर्वगति हो रही है। टेक्निक बताने से पहले एक चीज और बता दूं, पहले तो वेस्टर्न साइंस मानता ही नहीं था कि ये सब्लिमेशन नाम की चीज एग्जिस्ट करती है। वो क्या बोलते थे, लिक्विड बना वो ओवरफ्लो करेगा या तो अपने आप या आप उसको निकाल दो। दे डोंट नो द मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी। वेस्टर्नर्स को अभी उस चीज का ज्ञान नहीं है जो ऋषि मुनि कब के एक्सप्लोर कर चुके हैं। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, सेक्स सब्लिमेशन आप लोग क्या समझ रहे होंगे, जैसे ही वो लिक्विड बना, जैसे मैंने पुराने पार्ट्स में बताया है, वो उस टेक्निक से और मेंटल प्योरिटी से आपका एकदम ओजस एनर्जी में चेंज होके लिक्विड एक गैसियस एनर्जी फॉर्म में चेंज होके आपकी पूरी बॉडी में रोम रोम में बस सेल्स में मिल जाएगा। जैसे वो होता है हमेशा, जैसे आपकी बचपन से टीन एज की अवस्था तक वो होता है आपकी बॉडी में, आप उसको निकालते रहते हैं मधानी चला चला के, तो वापस आपके ब्रेन में, आपके राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन जहां पूरा मैजिक है, जहां से आपकी दिव्यता पूरी उजागर होगी, तो वो उस जगह के लिए एज अ फूड, आहार का काम करता है वो एनर्जी। लेकिन ये केवल शुरुआत के स्टेप्स में होता है कि आपकी 28 दिन में आपका वो लिक्विड बना, आपने उसको सप्लीमेंट किया और ये प्रोसेस चलती रही। ये हमेशा नहीं चलती। जो वेस्टर्नर्स आज इस चीज को मान चुके हैं कि हाँ सब्लिमेशन होती है, पर वो अब ये मानते हैं कि हमेशा उस योगी का उधर रेता योगी का हमेशा टाइमली बेसिस पे वो लिक्विड बनता रहेगा और वो सब्लिमेट वो करता रहेगा। नहीं, एक स्टेज आती है जब योगी की एक स्टेज होती है निर्विकल्प समाधि पे। निर्विकल्प समाधि पे योगी का कारण जगत के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। मैंने आपको मेडिटेशन सीरीज में क्या बोला है, कितने लोगों ने मेरी मेडिटेशन सीरीज देखी होगी। मैं इसलिए कहता हूं, बुक हर किसी के पास एक ही बुक होती है, एक उससे टॉप करता है यूनिवर्सिटी, एक उससे फेल होता है। तो किताब में से किसने कितना ज्ञान निचोड़ा वो आपके ऊपर है। कोई मुझे बता सकता है मैंने मेडिटेशन सीरीज में क्या बोला था, किस किस लेवल के बाद आपका सूक्ष्म जगत नहीं, कारण जगत से आपका संबंध बन जाता है? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता पाएगा। क्यों? सुना सबने, सुना सबने, मोटा मोटा सबको पता है, ऐसा ऐसा बताया, पर एक एक बीच की लाइन होती है वो आप मिस कर जाते हैं। इसलिए कहते हैं जब बुक होती है, उसको आप पहली बार पढ़ा, आपने सोचा मैंने पूरी बुक पढ़ ली, भगवत गीता ही ले लो, आप 100 बार पढ़ेंगे और हर बार आपको ऐसा लगेगा इस बार आपको एक नई चीज पता चली जो पहले आप मिस कर चुके थे। इसलिए वीडियोस में होता है। मैंने आपको बताया था हृदय चक्र तक, अनाहत चक्र तक आपका सूक्ष्म शरीर से कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जैसे ही आपका अनाहत चक्र खुलता है, आपका थोड़ा थोड़ा कारण जगत से संबंध होना स्टार्ट हो जाता है। आप कॉजल वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड नहीं, कॉजल वर्ल्ड में भी आपकी थोड़ी थोड़ी एक्सेस होनी स्टार्ट हो जाती है, कमांड नहीं हुई। जब आपका विशुद्धि चक्र खुलता है, अब आप थोड़े महारथी बन गए। पर जब आज्ञा चक्र और भ्रमरंध्र खुलता है, भ्रमरंध्र के बाद, भ्रमरंध्र के टाइम पे क्या होता है, भ्रमरंध्र के टाइम पे उस भ्रमरंध्र के अंदर आपका प्राण और मन दोनों एक साथ समा जाते हैं, शून्य अवस्था हो जाती है आपकी। अब आप कारण जगत के धुरंधर बन चुके हैं। तो अब आप कारण जगत के जब आप धुरंधर बन जाते हो, तो एक स्टेज आती है निर्विकल्प समाधि। इसलिए मैंने कहा भ्रमरंध्र जब खुल जाते हैं तब निर्विकल्प समाधि लगती है। जब यहाँ विशुद्धि चक्र खुलता है तब सविकल्प समाधि लगती है। बहुत अंतर है दोनों में, बहुत अंतर है जमीन आसमान का। सविकल्प मतलब विकल्प बना हुआ है,
ट्रायंगल बना हुआ है आपकी, आप समाधि में बैठे हैं, सविकल्प समाधि में, मैं फिर से बोल दूं, पर अभी भी यू आर अवेयर, एक ट्रायंगल है, आपको पता है आप ध्याता हैं, आप ध्यान कर रहे हैं और ध्यान नाम की प्रोसेस चल रही है, और एक ध्येय वस्तु है, आपका इष्ट देव है या ओम है या बिंदु है, जो भी है, जो आप स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जिसको बनाते हैं, वो ट्रायंगल है, विकल्प बना हुआ है। निर्विकल्प समाधि में मतलब विकल्प खत्म, अब ध्याता मतलब आप, और जो ध्यान की प्रक्रिया में आप बैठे हैं वो चीज, वो सब ध्येय वस्तु में मिल जाती है, केवल एक ही चीज रह जाती है, ध्येय वस्तु। निर्विकल्प समाधि में बस आपको जो आप जिस चीज पे आप ध्यान कर रहे हैं बस वही आपको पूरे में दिखती है। इस स्टेज में जब आदमी पहुंच जाता है निर्विकल्प समाधि पे, मैंने कुछ टाइम पहले क्या बोला, निर्विकल्प समाधि पे के बाद आप केयर फ्री हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अब इंद्रियां या सेंसेस या पुराने कामुक संस्कार आपको आप पे अटैक नहीं करेंगे, आपकी डाउनफॉल, आपका पतन नहीं होगा। क्यों बोला मैंने निर्विकल्प समाधि? ऐसे ही मन में आया, ऐसे नहीं बोल दिया। निर्विकल्प समाधि के बाद योगी की कारण जगत पे पूरी कंट्रोल हो जाता है। अब उसको जो भी हमारी फिजिकल बॉडी में बनता है वो उसका एक सूक्ष्म पार्ट होता है, पहले जो बनता है, फिर स्थूल बनता है। मैंने क्या बोला था मेडिटेशन सीरीज में लास्ट में, जब मैं बता रहा था ऊपर से नीचे, चित्त से नीचे तक, स्थूल पंचभूत पहले बनते हैं, उससे स्थूल जगत बनता है, एस्ट्रल वर्ल्ड बनता है और हमारी एस्ट्रल बॉडी बनती है। उससे फिर नेक्स्ट स्टेप है सूक्ष्म, पहले सूक्ष्म पंचभूत बनते हैं, जिससे सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत बनता है, फिर उससे स्थूल पंचभूत बनते हैं। अब ये जो लिक्विड है, इसका मतलब हमारी बॉडी में ये भी पहले सूक्ष्म वीर्य बनता होगा हमारे शरीर में। तो योगी जब निर्विकल्प समाधि तक पहुंचता है तो वो जो सूक्ष्म पंचभूत से बना सूक्ष्म वीर्य है वो उसको स्थूल में आने ही नहीं देता, वो उसी स्टेप पे, उसी स्टेज पे वो उसको सब्लिमेट कर देता है। मेरी बात समझे? मतलब फिजिकल लिक्विड बना ही नहीं, वो भी एस्ट्रल फॉर्म में लिक्विड बना था और वहीं से सब्लिमेट हो गया। ये केवल निर्विकल्प समाधि है, उसके बाद हो सकता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो ना आपने सुनी होंगी ना कोई आपको बताएगा। ऋषि मुनियों ने बताया है, पर उन्होंने उतने गूढ़ तरीके से छुपा के एक एनक्रिप्टिव फॉर्म में बताया है। केवल दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने इस चीज को काफी क्लियर फॉर्म में बताया है। और जो किताब मेरे दादाजी ने चोरी करी थी पाकिस्तान की लाइब्रेरी से, और जो मेरे पापा को मिली और फिर मेरे को मिली जब मैं टीनेज में था। हाँ, तो फाइनल चीज, जब 12 साल जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, उसके मस्तिष्क में, राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन में एक चीज और फिजिकल फॉर्मेशन, एक चीज फिजिकल चेंज होता है। एक उनके राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन में मेध नाड़ी कहते हैं उसको, मेध नर्व कहते हैं, जिसका नाम मेध है, या कुछ लोग उसको बुद्धि नाड़ी भी कहते हैं, वो बन जाती है। उसके पहले वो शरीर में होती ही नहीं किसी के भी, उनके शरीर में वो बन जाती है मेध नाड़ी या बुद्धि नाड़ी। उससे क्या होता है, उनकी जो रिटेंशन पावर है, उनकी जो मेमोरी की जो पावर है, वो दुनिया जिंदगी में कोई एक चीज कभी सुन ले या पढ़ ले, वो उनके दिमाग में ऐसे ही फ्रेश रहेगी जैसे अभी उन्होंने 5 मिनट पहले सुना हो। यही मेध नाड़ी थी। आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में कितने लोगों ने पढ़ा होगा? इंसाइक्लोपीडिया पढ़ते थे एक बार और वो उनके दिमाग में चली जाती थी, उनसे कुछ भी फिर पूछ लो इंसाइक्लोपीडिया में, चाहे वो 1000 पेज की हो चाहे वो 2000 पेज की हो। किसने उनका एक किस्सा सुना भी होगा, इंसाइक्लोपीडिया का सेट था पूरा, उन्होंने वो एक एक बार पढ़ा और किसी ने उनसे सब कुछ पूछा, वो ये तक बता दिया उन्होंने किस पेज पे क्या लिखा है। वो किस वजह से? वो सुपर ह्यूमन पावर्स थी, वो मेध नाड़ी, वो बुद्धि नाड़ी डेवलप हो गई थी। हालांकि उनकी लाइफ इतनी लंबी नहीं थी, पर वो अखंड ब्रह्मचारी की लाइफ थी उनकी, स्वामी विवेकानंद। उन्हीं ने ये टर्म ओजस दिया था जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। तो अब मैं आपको वो टेक्निक सिखाता हूं। सबसे पहले उस टेक्निक में, मैं तो अभी चेयर पे बैठा हूं, पर उस टेक्निक में नीचे बैठना है। मेडिटेशन में तो आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, पर वो जो टेक्निक है वो थोड़ी टफ है, मतलब हठ वाली टेक्निक है। तो उसमें आपको जमीन पे बैठना है। अभी जो लोग चेयर पे बैठे हैं, आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं जब मैं आपको बताऊंगा।
सबसे पहले उसमें सुबह जब आप उठेंगे आपको फ्रेश होके ही करनी है वो चीज। योर बाउल्स शुड बी क्लीन। ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, तो हर योगी को करना ही चाहिए। शाम को जब आप उस चीज को करेंगे, क्योंकि वो सुबह और शाम करना है, शाम को जब आप करेंगे तो मिनिमम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। मेडिटेशन में मैं 1 घंटा बोल देता हूँ, 1 घंटे के बाद भी कर सकते हो आप लोग, पर इस चीज में 3 घंटे का गैप होना चाहिए। क्योंकि ये जो सक्शन है, अगर पेट में भरा होगा तो फिर मतलब गड़बड़ हो जाएगी। फीमेल्स, जो भी स्त्रियां हैं, जब आपका पीरियड चल रहा होगा, मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो 4 डेज 5 डेज का वो जो टाइम होता है, उस टाइम पे आप मत करिए। आप अगर प्रेग्नेंट हैं उस टाइम पे आप मत करिए। उसके अलावा बेहिचक करिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और फीमेल्स को भी उतनी ही एफर्ट से करना है जितना मेल्स को करना है। आपके अंदर सेम वही चैनल है। और कंसंट्रेशन, इसमें आप क्या सोचते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रिया योग में होता है, क्रिया योग में क्या होता है, जो लोग क्रिया योग के बारे में नहीं जानते, क्रिया योग सुना बात होगा आपने। क्रिया योग में क्या होता है, वो इमेजिन करते हैं, एक साउंड निकालते हैं एक स्पेशल टाइप की, और वो इमेजिन करते हैं कि वो जो प्राण है, जो मैं कहता हूँ अपान वायु, आपके सुषुम्ना में घुसने की कोशिश करता है जब आप मन को स्थिर करते हैं। वो उल्टा है, वो इमेजिन ही वो करते हैं कि वो प्राण, वो जो अपान वायु है, वो उनके स्पाइन के अंदर, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर घुस रहे हैं। और वो काम करता है। क्यों? जहां ध्यान वहां प्राण। ये एक कहावत है हमारे ऋषि मुनियों ने दी है, जहां ध्यान वहां प्राण। जहां आपकी कंसंट्रेशन है वहीं आपका प्राण है। कभी आपने देखा कि मम्मी आपको जब बूढ़ी हो जाती होंगी आपको बोलती होंगी, सुई में धागा नहीं डल रहा बेटा, सुई में धागा डाल दे। अब आप सुई में धागा डालने की कोशिश करते हो और आपका पूरा कंसंट्रेशन वही होता है कि बस इस सुई में धागा डल जाए कहीं से। उस टाइम आपने गौर नहीं किया होगा, क्योंकि आपका पूरा कंसंट्रेशन उस छेद में होता है कि धागा डल जाए। पर उस टाइम आपका प्राण रुक जाता है, आपको पता है। उस टाइम आप इतना कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं उस एक ध्येय वस्तु पे, आपका माइंड, आपका प्राण रुक जाता है उस टाइम, चाहे कुछ पलों के लिए रुके। तो इसीलिए तो क्रिया योग में भी यही होता है, जहां ध्यान वहां प्राण। ऐसे ही जो मैं आपको अब टेक्निक बताऊंगा, उसके करने के साथ साथ आप इमेजिन क्या करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आपको इमेजिन करना है कि आपके शरीर में वो चीज हो रही है, और एक टाइम आएगा वो चीज होने लगेगी। अब करना क्या है, आप हालांकि इसमें पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, सुखासन में, सिद्धासन में, सहजासन, सब में बैठ सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा फीमेल्स किसी भी आसन में बैठें। फीमेल्स आप केयर फ्री होके किसी भी आसन जो आपके लिए, जो सिंपल चौकड़ी मार के जिसको बोलते हैं सहजासन, आप उसमें बैठ सकते हैं किसी भी चीज में। मेल्स, मैं आपको बोलूंगा इस टेक्निक करने के टाइम आप सिद्धासन में बैठे। सिद्धासन, सिद्धासन में आपको पता होगा, जो लेफ्ट साइड की आपकी जो टखनी होती है पैर की, वो आपके जेनिशल्स के जो बीच का जो एरिया है, मतलब आपके हिप हिप रीजन और आपके आगे जो पेनिस रीजन के जो बीच का, बिल्कुल टांगों के बीच के नीचे का जो एरिया है, वहां पे एक नस होती है, एक नर्व होती है। इससे आपके जो पैर की जो टखनी है, इससे आपको उस नर्व को दबाना होता है। या आप इंटरनेट पे देख भी सकते हैं। तो आप सिद्धासन में बैठेंगे तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। अब करना क्या है, जब आप बैठेंगे किसी भी अपने फेवरेट टेक्निक में, मैंने आपको बाह्य कुंभक से काफी मिलता जुलता है। मैंने आपको बाह्य कुंभक बोला था, एक आंतरिक कुंभक की सांस पूरा अंदर लें और उसको रोकें जितना आप रोक सकते हैं। एक बाह्य कुंभक होता है जिससे आप पूरा सांस बाहर निकाल के जितना रोक सके उतना रोकें। बाह्य कुंभक बहुत कम लगता है, आंतरिक कुंभक लंबा भी लग सकता है। आंतरिक कुंभक आप लोगों का 2 मिनट 2.5 मिनट का भी लग सकता है जब प्रैक्टिस हो जाती है। बाह्य कुंभक आप लोगों का इतना नहीं लगेगा। बाह्य कुंभक 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट 1.25 मिनट का लगेगा। उसमें भी ऐसा लगेगा हाय मेरी जान गई, जान जाएगी नहीं किसी की, पर ऐसा लगता है। क्यों? अंदर कुछ नहीं है, सब आपने निकाल दिया अंदर से। वो बहुत एक इंपॉर्टेंट है। विश्वामित्र, विश्वामित्र जी, आपने देखा होगा कि विश्वामित्र जी का जब पतन हुआ था, जब
इंद्र जी ने उनके साधना भंग करने के लिए एक लिम्फ जिसको कहते हैं एक अप्सरा भेजी थी। वो क्यों? इंद्र को क्या प्रॉब्लम थी उनसे? विश्वामित्र एक इतने महान योगी हुए हैं, वो उस लेवल पहुंच गए थे, उन्होंने सोचा मैं अपना एक और ब्रह्मांड बना देता हूं। विश्वामित्र, ये सच है, जब विश्वामित्र जी कुंभक लगाते थे, बाह्य कुंभक जब वो लगाते थे, तो देवलोक तक में वाइब्रेशन होती थी उसकी। इतना पावरफुल है ये। अब आपको क्या करना है इस टेक्निक में? अब आप जब बैठेंगे, आपको पूरा अपना सांस बाहर निकालना है। सबसे पहले सांस बाहर निकालते हुए केवल यहां तक का सांस या लंग्स तक का सांस नहीं, पेट के अंदर का सांस। तो जब आप सांस बाहर निकाल रहे होंगे, पेट बिल्कुल अंदर हो जाना चाहिए एट द सेम टाइम। जैसे वो ध्यान बंद में करते हैं, पेट जितना अंदर जाए उतना अंदर लेके हाथों को आप अपने घुटनों पे रखेंगे, यहां पे इस तरीके से, जिससे आप अपने पैरों पे प्रेशर डाल पाए। प्रेशर डाल के आप थोड़ा आगे की तरफ ऐसे झुक भी सकते हैं। ऐसे करके आप ऐसे ही नहीं बैठना, ऐसे करके भी झुक सकते हैं, थोड़ा आगे की तरफ स्लैंटिंग में। और अपनी छाती को बाहर निकालना है, क्योंकि जब आप अपने हाथों से अपने घुटनों को प्रेस करेंगे तो आप सीधे नहीं होंगे, आप थोड़े से ऐसे हो जाएंगे। और उसके बाद आपको अपनी छाती बाहर निकाल के, सांस आपका निकला हुआ है, अब आपको मूल बंध, जो नीचे के आपके जो ऑर्गन है, जेनिटल ऑर्गन, जब आपको बहुत तेज यूरिन करना होता है या आपको बहुत तेज नेचर्स कॉल अटेंड करनी होती है, पर आप बाहर होते हैं, आपको कहीं टॉयलेट नहीं मिल रहा होता, तो आप सिकुड़ते हैं ना नीचे से अपनी नर्व्स को, किस तरीके से, रुक जा भाई मेरे को घर तक पहुंचने दे। वो मूल बंध है। अपने जेनिटल ऑर्गन की नर्व्स को कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर की तरफ उठाना, इतनी तेज करना चाहिए कि वाइब्रेशन हो बॉडी में। और उसी सेम टाइम पे उड्डयन बंध, जालंधर बंध की बात नहीं होगी इस टेक्निक में, जालंधर बंध नहीं है। उड्डयन बंध मतलब एब्डोमिनल मसल, जो आपका पेट है, वो जितना पीछे जा सके, क्योंकि सांस तो अंदर है नहीं, सांस अंदर नहीं है, तो आप उसको जितना अंदर लेके जा सकते हो। जो आपको प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो एक स्टेज आएगी, आपको ये भी लगा करेगा कि आपका जो पेट है वो पीठ के अंदर की तरफ से चिपक चुका है, पीठ के जो अंदर दीवार है वहां तक चिपक चुका है, इतना अंदर तक पेट चला जाएगा। तो वो और मूलाबंध एक साथ, सांस निकला हुआ है, घुटने आपने प्रेस कर रखे हैं, छाती आपकी बाहर है, पीठ थोड़ी सी आपकी स्लांट भी हो सकती है। मूल बंध और उड्डयन बंध एक साथ आपने लगाया, मतलब जेनिटल ऑर्गन्स को, अपने जनेंद्रियों को आपने सिकोड़ा, और एब्डोमिनल पेट को आपने जितना अंदर कर सकते किया। अब आपको ये उस टाइम पे इमेजिन करना है कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी आप ऐसे मान सकते हो एक हॉलो हड्डी की तरह, एक हॉलो हड्डी है। उस हड्डी के अंदर आप ये इमेजिन कर सकते हो एक बहुत ही सूक्ष्म, जैसे टेनिस के रैकेट की तार होती है या गिटार की स्ट्रिंग होती है, उतनी पतली, एक उसके सेंटर में, उस हॉलो के सेंटर में एक नाड़ी है जिसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। आप उसको ब्लू कलर की इमेजिन भी कर सकते हैं। ब्लू कलर जो होता है, नेवी ब्लू, इंडिगो टाइप का कलर, आप उसको उसमें इमेजिन कर सकते हैं। और आप ये इमेजिन करिए कि वो जो आपके जनेंद्रियों की जगह में, आपके जेनिशल्स की जगह में वो जो लिक्विड है, आप इमेजिन कर सकते हैं वहां एक लिक्विड पड़ा है एक बैग के अंदर। अब वो एनर्जी बन के वो ऊपर खींचता चला जा रहा है, और वो जो नीचे लिक्विड है वो कम होता चला जा रहा है। मतलब नीचे लिक्विड कम हो रहा है क्योंकि वो एनर्जी फॉर्म में चेंज होके उस चैनल के थ्रू, उस नाड़ी के थ्रू ऊपर बढ़ रहा है। आपको इमेजिन करना है। और वो ऊपर जाके आपके पूरे माइंड में धुएं की तरह फैल रहा है, जैसे धुआं, जैसे एनर्जी है उस टाइप से वो पूरे माइंड में आपके फैल रहा है। ये आपको जितनी देर तक आप सांस रोक सकते हैं, इस केस में आप सांस बहुत लंबा नहीं रोक पाएंगे, 45 मिनट्स तक भी आप, 30 सेकंड तक भी आप नहीं रोक पाएंगे।
जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो 45 मिनट से 1 मिनट के बीच में आप रोक पाएंगे। जब 1 मिनट तक आप रोक पाएंगे तो उससे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 45 सेकंड से 1 मिनट के बीच में दैट इज सफिशिएंट। ये आपको करना है 11 बार सुबह, 11 बार शाम को। और जब आप इसको शुरुआत में करेंगे, आपकी, क्योंकि ये आपकी बॉडी से जैसे नींबू निचोड़ते हैं, आपकी बॉडी का वो हाल हो जाएगा। शुरुआत में जब आप यूज टू नहीं होंगे, आपके यहाँ रिब्स में बहुत दर्द होगा, या आपकी जो लोअर बैक है, लोअर बैक में बहुत दर्द होगा, क्योंकि उस एरिया में प्रेशर डल रहा है, इस चीज का एक सक्शन हो रहा है। तो स्टार्टिंग में जब आप यूज टू नहीं है, आपके स्थूल शरीर में उसका थोड़ा दर्द हो सकता है। कोई घबराना नहीं है, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं करना। जैसे आप यूज टू होंगे 1-2 महीने बाद, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। क्योंकि आपके शरीर, इट टेक्स अ बिग टोल ऑन योर बॉडी, आपके शरीर पे काफी ये फिजिकल थकाने वाला होता है। इसके साथ आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है। खास तौर पे अगर आप फिग्स, अंजीर जिसको कहते हैं, ड्राई फिग्स, अगर आप वो खा सकें, और कड़ा हुआ दूध, जिसको दूध को काढ़ के पीते हैं गाढ़ा करके, उसके साथ आप मुनक्का या दूध में डाल के छुआरा, वो आप खा सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो कुछ टाइम बाद आपको ऐसे लगेगा यू आर बीइंग ड्रेन्ड, आप थक, आप वो उसको झेल नहीं पाएंगे उस टेक्निक को, क्योंकि वो टेक्निक वास्तव में बहुत ज्यादा एक पावरफुल टेक्निक है। तो आपको अपनी बॉडी में उस टाइम डाइट भी देनी है अपनी बॉडी को। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं। आप लोग चेयर पे नहीं करेंगे, आप लोग जब जमीन पे बैठे होंगे उसके बाद ही करेंगे, तभी घुटनों पे प्रेशर पूरा सही से पड़ेगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं आपको लंबा नहीं, केवल 25-30 सेकंड ही करता हूं। इसमें आप नोटिस करेंगे, आप जितना तेज पावर से आप अपने घुटनों को प्रेस करेंगे, और जितना तेज आप मूल बंद और उद्यान बंद लगाएंगे, उतना फायदा होगा। इतना तेज होना चाहिए, इतनी पावर, इतनी ताकत आपको लगानी चाहिए कि आपकी बॉडी काम पे, थोड़ी सी आपकी बॉडी में वाइब्रेशन होगी ऐसे। आंखें बिल्कुल बंद रहनी चाहिए। आंखें अगर आप खोलेंगे तो ये हो नहीं पाएगा, 5 सेकंड 10 सेकंड भी नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि मैंने बोला नेत्र ही हैं जहां से हमारी वृत्तियां बाहर निकलती हैं। हालांकि हमारी 5 सेंसेस हैं, आई मतलब साइट, स्मेल, हियर, टेस्ट एंड टच, उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है आंखें। हमारी वृत्तियां आंखों से निकलती हैं, हमारे कर्म आंखों से निकलते हैं। इसलिए आंख अगर आप खोलेंगे, मतलब आप बहिर्मुखता आपकी अभी बनी हुई है, आप चीजों को देख रहे हैं, तो ये आपका प्राण रुक नहीं पाएगा। प्राण रोकने के लिए आंखें बंद करनी है। और इस टेक्निक में आप देखेंगे, जो आपकी दोनों आंखें हैं, आप नहीं करेंगे, अपने आप आपकी दोनों आंखें ऊपर की तरफ ऐसे। जब योगी करते हैं मेडिटेशन, कैसे करते हैं, आप लोग शुरुआत में बस ऐसे करके बैठे होते, आप लोग जब शुरुआत में ऐसे करके बैठते हैं, आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं यहाँ पे। पर जब आज्ञा चक्र खुल जाता है, जब भ्रमरंध्र खुल जाता है, तब आपकी आत्मा, मैंने बताई, पहले आत्मा का स्थान होता है दिल के ऊपर, पर जब आपका भ्रमरंध्र खुल जाता है, आत्मा दिल से हटके, फिजिकल हैपनिंग है, आत्मा दिल के ऊपर से अपनी जगह चेंज करके, अपना घर शिफ्ट करके भ्रमरंध्र में रहने लग जाती है। तो जब ऐसा योगी जब ध्यान में बैठता है, तो उसकी आंखें मैग्नेट की तरह ऊपर खिंचती हुई चली जाती हैं, कुछ ऐसे। आपने देखा होगा बहुत योगीज को, महाअवतार बाबा जी की आपने फोटो देखी होगी, बहुत योगीज को, वो जब ध्यान में जाते हैं उनकी आंखें आधी खुली हुई और ऐसे, आपने ऐसे देखा होगा उनको। आप सोचते होंगे क्या डरावनी आंखें हैं, नहीं, वो ऊपर खींचा चला जा रहा है उनकी आंखें मैग्नेट से। जब भी आप ये टेक्निक करेंगे, आपकी आंखें चाहे बंद हो, पर उसके अंदर जो आपकी आई बॉल्स होंगी, वो एकदम अपने आप ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगी, ऐसे करके।
जब आपने एक बार ये किया, चाहे 30 सेकेंड, शुरुआत में कम ही होगा आपका, 15 सेकेंड 20 सेकेंड ही, उसके बाद जब आपने सांस निकाला, जरूरी ये है, अब आपने एक बार सांस निकाल, मतलब सांस लिया आपने, क्योंकि सांस तो निकला हुआ था, अब आपने सांस लिया, एक बार सांस लेके फिर उसी सांस को निकाल के दूसरी क्रिया करनी है, फिर तीसरी क्रिया करनी है। ऐसे नहीं एक बार आपने किया, अब थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूं 2-3 मिनट, नहीं, वो जो फोर्स, जो पहली क्रिया ने जो वो सक्शन जो क्रिएट किया आपने, वो खत्म कर दिया दोबारा। अब आप जब 3-4-5-6 सांस लेके जब आप दोबारा करेंगे, वो फिर से आप वही चीज कर रहे हैं जो पहली क्रिया में आपने करी इतने एक्सर्शन के बाद, तो उसको वेस्ट नहीं करना। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा, सांस आप छोड़ के जब एक सांस लेते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि सांस पूरा, जितना ऑक्सीजन चाहिए था उतना मिला नहीं बॉडी को, मैं दोबारा से कैसे रोक दूं बाहर निकाल के। पर वो धीरे धीरे टेक्निक, मतलब जब आप अडेप्ट होंगे इस चीज को, वो हो जाएगा। शुरुआत में ऐसा होगा कि पहले फर्स्ट बार जब आप करेंगे 11 बार में, तो काफी लंबा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन आपके अंदर थी, आपने निकाला उसको, फिर भी अंदर सफोकेशन बहुत जल्दी नहीं हुआ। पर दूसरी बार जब आप सांस लेके निकालेंगे, हो सकता है पहली बार आपका 35 सेकंड्स हुआ हो, दूसरी बार फिर 30 सेकंड होगा, फिर 25 सेकंड होगा, कम होता होता चला जाएगा। जब तक आप 11वीं बार में आएंगे, आप में हिम्मत नहीं बचेगी, आप 5 सेकंड ही हो जाए बहुत है। पर वो ये कोशिश वो होता रह जाए, पर आपको ये मेक श्योर करना है कि वो एक बार जब आप सांस निकाल के जब आप अंदर लेंगे, तो उसी सांस को निकाल के दोबारा दूसरी क्रिया करनी है, मल्टीपल बार सांस नहीं लेना है। तो सारे लोग अब मेरे साथ करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर जिसको अपना कैमरा ऑन करना है, प्लीज आप कर सकते हैं, एटलीस्ट मैं देख तो लूं आप कर क्या रहे हैं, वरना वही 4-5 चेहरे हैं, वही देख, उनको उन्हीं को मैं देखता रहता हूँ। जो लेडीज हैं, आप भी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, इट्स ओके, सुबह मॉर्निंग है, किसी ने मेकअप नहीं किया होगा, दैट्स फाइन। थैंक यू। आर्यन जी, सीमा जी, आकांक्षा, विवेक, विकास कुमार जी, सुदर्शन, मुकेश राज, सात्विक, अभिनव पाटिल जी, कुछ लोग मुझे लगता है ज्वाइन करके कहीं और कुछ और ही कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, दैट्स फाइन। अब आप लोग मेरे साथ मुझे करके दिखाएंगे, मुझे करके दिखाएंगे जैसे आर्यन ने किया हो ना। अगर कोशिश करें आप आर्यन की तरह करें, या विवेक जी की तरह करें, कि मैं आपकी बॉडी पैरों तक देख पाऊं कि आप कैसे बैठे हैं, आप घुटने को कैसे प्रेस कर रहे हैं। विकास जी, अगर आप भी थोड़ा सा अपना कैमरा थोड़ा सा नीचे करें ना, मुझे आपके घुटनों तक एटलीस्ट दिख जाए, जो लोग माइंड नहीं करेंगे। हाँ, आर्यन जी बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका मुझे घुटने तक दिख रहा है। ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे। सांस अपनी जितनी निकाल सकते हैं, मैं फिर से बोल दूं, सांस अपनी, और ये एक फ्लो में करना है। अगर ये सारी चीजें आप एक एक करके करेंगे, पहले सांस निकाली, फिर मूला बंद, मूल बंद लगाया, फिर उड्यान बंद लगाया, फिर घुटनों को प्रेस करके छाती निकाल के आपने, अगर आप एक एक करके करेंगे तो 20-25 सेकंड तो आपके इसी में निकल गए, फिर आपकी जो एक्चुअल क्रिया है उसके लिए टाइम ही नहीं बचा। सब एक साथ होना चाहिए। जिस टाइम आप सांस निकालेंगे, पेट अंदर घुसना चाहिए, सांस पेट तक जितना बाहर निकाल सकते हैं, उसी टाइम पे आप अपने हाथ जो है घुटनों पे पहले ही रख के बैठिए। सेम उसी टाइम पे आपको अपने घुटने दबा के छाती निकालनी है। सेम उसी टाइम पे मूल बंद और उड्यान बंद एक साथ ऊपर सक्शन की तरह। और दिमाग में यही चलना चाहिए कि जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर वो ब्लू कलर की जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसके अंदर से वो लिक्विड ऊपर खिंचता हुआ चला जा रहा है, जैसे दिए में तेल जो है लौ लौ खींचती चली जाती है, और वो लिक्विड कम होता चला जा रहा है, और वो धुएं की तरीके से आपके सुषुम्ना नाड़ी के अंदर घुस के आपके पूरे राइट हेमिस्फेयर और पूरे अपने माइंड, अपने आपके ब्रेन में वो जा रहा है। ये आपको एक साथ इमेजिन करना है सब। हालांकि आज हो ना हो मुझे पता नहीं,
पर आप इस वीडियो को देख के एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3-4 दिन में वो सारी इमेज आपके दिमाग में कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगा, वो सब माइंड एक साथ करने लगेगा। तो अब आप कर सकते हैं। सांस बिल्कुल, एक बार आपने सांस छोड़ दिया पूरा, उसके बाद क्रिया खत्म होने तक सांस नहीं लेना, चाहे वो 20 सेकंड करें, चाहे 25 सेकंड करें, चाहे 30 सेकंड करें, कितना भी करें। और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे प्रेस करना है। हाँ, ऐसे उल्टा, ऐसे अपने घुटनों को प्रेस करना है, तभी ज्यादा फोर्स उस पर लग पाएगा और आपकी चेस्ट बाहर आ पाएगी। आपकी स्पाइन थोड़ी ऐसे भी होती है, कोई बात नहीं, पर झुकनी नहीं चाहिए, मतलब स्पाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट में ही ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। आंखें बंद, सबकी आंखें बंद। जब एक क्रिया हो जाए तो आप अपनी आंख खोल सकते हैं, केवल एक क्रिया। दीपेश, अपना कैमरा थोड़ा सा ऊपर करो, आपकी शक्ल देखनी है मुझे। हाँ, ये इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, आप इसको, आपके घर के बाहर बर्फ भी पड़ रही होगी, आप बाहर बैठ के भी इस टेक्निक को करेंगे, 11 बार के बाद आपका शरीर पूरा पसीने से भर जाएगा, इतनी शरीर में हीट जनरेट होगी। आप सब कर तो सही रहे थे, पर आर्यन ने बिल्कुल सही किया। आप लोग प्रेस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी है, ऐसे प्रेस कर रहे हैं आप लोग। तो जब तक स्पाइन सीधी रहेगी तो प्रेस हो नहीं पाएगा घुटने पूरा। घुटने पे आप पूरा प्रेस जब करेंगे, ऐसे करके जब आप दबाएंगे घुटने को, तो आपकी स्पाइन थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी आगे की तरफ, क्योंकि आप घुटने को प्रेस कर रहे हैं। और फिर इतना मूल बंद लगा के इतना खींचना है कि वाइब्रेशन तक हो, मतलब एक जर्क तक आए आपकी बॉडी में, इतना तेज। तो ये आर्यन ने बिल्कुल सही किया। अब आप प्लीज एक बार ना, मैं चाहता हूं आर्यन को देखें, क्योंकि आर्यन ने बिल्कुल सही किया था। आर्यन एक बार फिर से करके दिखाएंगे अभी आप, हालांकि उतना लंबा ना हो पाए, चाहे चाहे उतना लंबा ना हो, पर आपको कोशिश करनी है कि मतलब जैसे आपने किया बिल्कुल उसी टाइप से। तो मैं स्टार्ट बोलूंगा, उसके बाद आप करिएगा। स्टार्ट। ठीक है, लास्ट में आर्यन, जब आप क्रिया खत्म करेंगे तो जब आप सांस लेंगे, ये भी प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। जब आप सांस लेंगे तो सांस को आपको धीरे से अंदर लेना है। आपने क्या किया किया जितना कर सकते थे, ऐसे नहीं करना है। उसके बाद सांस आप सीधे होके, फिर दोबारा, फिर दोबारा, जर्क नहीं देना है बॉडी को। ये टेक्निक, हालांकि आपकी मेंटल प्योरिटी, मैं फिर से कहूंगा, मेंटल प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना ये टेक्निक वेस्ट है, करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई अचीव नहीं होगा कुछ। अगर मेंटल प्योरिटी और बाकी चीजों के साथ आप ये सब चीजें ये टेक्निक करते हैं, 1 महीना या 1.5 महीने बाद एक स्टेज आएगी कि आप में वो स्वप्न दोष होगा, नॉक्टर्नल एमिशन होगा,
आपकी बॉडी से, खासकर मेल्स में। पर इस बार आप देखेंगे वो वीर्य नहीं है, वो कुछ एक लिक्विड वाटर है अलग तरीके का। मतलब टेक्निक काम करना स्टार्ट कर चुकी है, वो आपके चैनल की सफाई है। आप इस टेक्निक को करते रहें 3 महीने के आसपास, जब आप होंगे आप देखेंगे कि अब वो जो सेक्सुअल लस्ट की जो अर्जेज उठती थी आप में दोपहर को या सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग, वो कम हो गई है। नाइटफॉल का जो पीरियड था वो बढ़ गया है, वो अब 1 महीने से 1.5 महीना या 2 महीना, 2-3 बार हो सकता है वो लिक्विड ही निकले। फिर एक स्टेज आएगी अराउंड 6 मंथ्स के बाद, अब आपको जब वो लस्टफुल ड्रीम आएगा जिसमें आम तौर पे आपका नाइटफॉल हो जाता था, इजैकुलेशन हो जाता था, उसके बाद आपकी आंख खुलती थी। अब क्या होगा, अब जैसे ही वो ड्रीम आएगा, केवल इस टेक्निक की वजह से, जैसे ही वो ड्रीम आएगा आपको पता चल जाएगा मैं सो रहा हूं और मुझे ये सपना आ रहा है, आपकी आंख खुल जाएगी और आप उस स्वप्न दोष से बच जाओगे। ये मल्टीपल टाइम्स होगा। फिर एक स्टेज आएगी जब आप इसमें परिपक्व हो जाओगे, कोई ड्रीम ही नहीं आएगी, जब आपका मेंटल प्योरिटी और ये टेक्निक पूरी एक यूनाइसन में काम कर रही होंगी। और उस स्टेट को जब आप पालेंगे उसको कीप रखना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया निर्विकल्प समाधि तक यू आर नॉट फ्री। तो और ये मेल्स फीमेल्स सबको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको लाभ मिलेगा इससे। इसको आपको लगेगा अरे ब्रह्मचर्य इतना आसान था, इतनी, क्योंकि अपान जो है उस अपान को ये मार देगी ये क्रिया। आप सुबह और शाम जब 2 बार करेंगे, 2 बार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुबह करेंगे तो शाम तक उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, आप शाम को केवल करेंगे सुबह उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो सुबह शाम दोनों टाइम करना है। सुबह सबसे पहले खाना खाने के से बिल्कुल पहले, और शाम को 3 घंटे दोपहर के खाने के बाद। करने के बाद आप एकदम भी खाना खा सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। करने से पहले 3 घंटे का गैप होना चाहिए। जब आप 2 बार करेंगे इसको एट रेगुलर इंटरवल्स, 2 से ज्यादा मत करिएगा, वो बॉडी को बहुत ज्यादा। फिर प्राणायाम तो मैं करते कहता हूँ कितनी बार भी करो आप, दिन में 4 बार भी करो, 5 बार भी करो, पर ये इतना मत करिएगा क्योंकि आपकी बॉडी को उतना झेल नहीं पाएगी। क्योंकि फिजिकल बॉडी में आपको पता ना चले पर आपके सूक्ष्म शरीर में इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो धीरे 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 धीरे, एक दिन में किसी को योगी नहीं बनना, धीरे धीरे एट कांस्टेंट पेस। इसमें फिर क्या होगा, आपकी अपान जो है आप उसको मार दोगे, वो अपान आपकी सफोकेट होके मरने, मतलब इतनी कमजोर हो जाएगी, हाथ खड़े कर देगी वो। क्योंकि जब वो अपना फन उठाएगी आप पे अटैक करने के लिए, आपकी अपान वायु, आपका क्रिया, इस क्रिया का टाइम हो जाया करेगा, आप फिर उसको मार दिया करोगे। फिर 12-15 घंटे में जब वो स्ट्रांग होने की कोशिश किया करेगी, आप फिर उसको मार दोगे। तो ये 2 टाइम करना है दिन में, और हो सके तो 12-12 घंटे का अगर गैप हो दोनों में। ऐसा नहीं कि सुबह 6 बजे कर लिया उठते, फिर रात को किया 11 बजे, तो गैप तो रहा ही नहीं ना। 6 बजे से 11 बजे के बीच में कितना गैप हो गया, वो नहीं। रेगुलर इंटरवल सुबह और शाम, हो सके तो 12-12 घंटे या 13-14 घंटे के बीच में के गैप के बाद, जिससे रेगुलर इंटरवल पे आप उस पर अटैक करते रहे, आपकी अपान वायु पे, उसको उठने का मौका ही ना दें। एक टाइम आएगा फिर वो कहेगी आई कंसीड डिफीट। तो ये था आज का सेशन। हालांकि टेक्निक ने उतना टाइम नहीं लिया, पर एक्सप्लेनेशन ने उसके पहले की काफी टाइम ले लिया, पर वो बहुत जरूरी था, जिससे आपको पता चले कि इसकी वैल्यू क्या है। मैं कोई ऐसी हवा में ही कुछ ऐसी चीज नहीं आपको बता रहा हूँ, ये दयानंद सरस्वती ने खुद अपने ऊपर करी है। ये पहले के योगियों ने भी सबने किया है, हालांकि उन्होंने लिखा नहीं पर किया उन्होंने भी है। क्योंकि ये टेक्निक जो होती है एक गुरु शिष्य परंपरा होती थी पहले, हर चीज किताब में नहीं लिखी जाती। एक गुरु शिष्य परंपरा होती थी जो गुरु अपने शिष्य को ही देता था अकेले में, और वो भी उन शिष्यों को जो इनकी काबिलियत हो। तो ये टेक्निक बहुत पुराने जमाने की, बहुत पुराने टाइम की है, प्री हिस्टोरिक टाइम्स की, उधर्वरेता की गुप्त विधि। पर ये दयानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब में लिखा और उनकी बदौलत हम सबको ये चीज मिल रही है। तो ये तो था आज की टेक्निक। किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, कुछ और नहीं, केवल इससे रिलेटेड, तो मुझसे पूछ सकता है अपने हैंड रेस करके। जल्दी से प्रिसाइज पूछिएगा, 10 मिनट 15 मिनट में खत्म करेंगे। अपना हैंड रेस कर सकते हैं जिसको भी कुछ पूछना हो। जी रवि जी बोलिए। हाँ, क्या बोल रहे थे कि ये सेम टाइम में हमको बंद लगाना है और सांस को भी बाहर फेंकना होता है।
या पहले बंद लगाएंगे उसके बाद सांस को बाहर फेंक? जब सांस बाहर ही नहीं है तो आप उद्यान बंद कैसे लगाएंगे? उद्यान बंद क्या सेम है? टाइम। उद्यान बंद क्या है? हम्म, पेट को अंदर लेके जाना पूरा पीछे तक। अब जब हम्म, पेट में सांस भरी हुई है, श्वास भरा हुआ है, तो कैसे लेके जाएंगे? हम्म, जब पूरा बलून में से हवा निकाल देंगे उसके बाद उसको अंदर लेके जाना है, सेम टाइम पे। मैंने कहा एक के बाद एक नहीं, अब सांस निकाला, अब ये किया, अब ऐसे ऐसे करने लगेंगे तो फिर तो 10-15 सेकंड इसी चीज में हो जाएंगे। सब एक साथ होने लगेगा आपका। जैसे गिटारिस्ट गाने गिटार बजाने के साथ गाना भी गाता है ना, वो ऐसा नहीं कहता कि अब मैंने गिटार बजा दिया अब अगले सेकंड में गाना गाता हूँ इस कोड पे, नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगी। वो एक ही साथ करता है ना सब, तो हम्म, आपको वो एक ही साथ करना है। जितना तेज आपका वो सक्शन होगा, मूल बंद और उद्यान बंद का एक साथ, जितना तेज आप अपने घुटनों को प्रेस करके करेंगे कि शरीर में वाइब्रेशन जैसा हो, और जितना आप अच्छे से इमेजिन करेंगे उस रीढ़ की हड्डी के बीच में एक टेनिस तार की तरह एक नीले रंग की, आप मान सकते हैं इंडिगो मान सकते हैं, जैसे वो लिक्विड जो है वो नीचे कम हो रहा है लिक्विड, और वो ऊपर ऊपर गैस धुएं की तरह ऊपर जाके उस चैनल के थ्रू और पूरे आपके ब्रेन को वो सप्लाई कर रहा है उस एनर्जी को। तो ये सब एक साथ करना है। फिर जितना सांस लेंगे 2-3 बार सांस नहीं लेना, फिर जितना सांस भरे अपने अंदर उसी को फिर बाहर फेंक। एक ही बार, जैसे आपका एक ही घुटन बार। हुई आपको, उसके बाद जब आपने सांस लिया फिर उसी सांस को लेना है, 3-4 बार सांस नहीं लेना कि हाँ एक ही बार जितना। कम कर लेता हूँ। हाँ, चाहे सफोकेशन आपकी कम ना हुई हो पूरी, मतलब 100% आपको ऑक्सीजन आपको लग रहा हो उतनी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए एक सांस में, जिसके कारण जब आप दूसरी क्रिया करेंगे वो पहली क्रिया से कम होगी ड्यूरेशन, टाइम तीसरी, स्पेन घट जाएगा। और वो होने दो, वो ड्यूरेशन कम होने दो, पर सांस एक बार लेना है। मतलब वो जो आपने वो सक्शन, वो जो प्रेशर जो क्रिएट किया है वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा फिर। जी, आर्यन जी बोलिए। सर मैं सिर्फ 17 साल का हूँ, क्या मैं ये क्रिया कर सकता हूँ? सत्ता तो आपको तो और ज्यादा करनी चाहिए, आप तो लकी बंद है, आप में अभी वो चीज उतना नुकसान नहीं हुआ जो बाकियों का हो रखा है। क्या करूँ टुड्डे का? थैंक यू सर। विकास जी बोलिए। हाय। सबसे पहले रजत जी आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपको काफ़ी दिन से फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब पर, एंड जो आपने जो ज्ञान दिया है यह अतुल्य है, उसके लिए दोबारा से मैं साधुवाद दूंगा। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये जो आपने जो टेक्निक बताई है, इससे पहले कुछ और भी करना है या फिर हम इसको डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं? जो आपने बोला है कि सुबह नित्य कर्म के बाद हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या प्राणायाम या कुछ और हमें करना है इससे पहले, या फिर हम ये बंद जो ये आपने जो ये टेक्निक बताई है ये हम कभी उस नित्य कर्म करने के बाद तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं बैठकर? आप, हाँ, अगर आप आसन करते हैं, जैसे आसन प्राणायाम आप करते होंगे मान लो अगर फॉर एग्जांपल, तो आसन आप कर सकते हैं इसको करने से पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी पर प्राणायाम अगर आप करते हैं तो मैं कहूंगा ये टेक्निक जो है प्राणायाम से पहले करिए, जी क्योंकि मैं ये चाहता हूँ प्राणायाम जब आप करेंगे तो प्राणायाम में आप भस्त्रिका करेंगे, आप आंतरिक कुंभक भी लगाएंगे, जो सांस अंदर लेके जो कुंभक लगाते हैं, सांस अंदर लेके रोकना, उसकी भी अलग एडवांटेज है। वो स्टार्टिंग में तो वही करना है, मैंने मेडिटेशन सीरीज में बोला था, आंतरिक कुंभक, जब तक कुंडलिनी जागृत नहीं हो जाती आंतरिक कुंभक ही आप लोगों को करना है, बाह्य कुंभक की बजाय। पर इस टेक्निक में बाह्य कुंभक है, तो मैं ये नहीं चाहता कि बाकी प्राणायाम करके आप थक जाएं, फिर आप ये करें अपनी आधी बची खुची एनर्जी के साथ। इस टेक्निक में जितनी एनर्जी आप लगा सकते हैं, जितनी आप फ्रेश अपनी एनर्जी इसमें क्या कहते हैं झोंक सकते हैं, उतना आप करिए। धन्यवाद सर। और कुछ? गैलेक्सी 5F41, आपका नाम बताइए पहले प्लीज, क्या है? आप म्यूट पे बोल रहे हैं, गैलेक्सी F41। नमस्ते सर। नमस्ते, आपका नाम? सर ये आईडी में तो रियू है पर मेरा एक्चुअल नाम कल्पना है। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा। सर हाँ मुझे बोलिए। पूछना था, ये क्रिया करने से क्या मतलब इसमें पीरियड ये बंद हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, मैंने बोला, फिर से बोल दूं, पीरियड बंद नहीं होगा। पीरियड तो एक आपकी प्राकृतिक क्रिया है, वो तो जब तक जो एज होती है 45-50 ईयर्स, मुझे इतना नहीं पता, जो फीमेल्स में एज होती है, जब तक नेचुरली जब पीरियड चलते रहते हैं, जब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती रहती है तब तक वो चलेंगे। मैंने तो ये बोला ये जो क्रिया है फीमेल्स को
वो जो आपके पीरियड का जो टाइम होता है मासिक धर्म का, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जो भी साइकिल होती है 1 महीने में, उन दिनों ये टेक्निक जो है नहीं करनी, मैंने ऐसा बोला। और जब आप प्रेगनेंसी किसी लेडी की होती है उस टाइम ये टेक्निक नहीं करनी। तो मासिक धर्म और प्रेगनेंसी के टाइम ये टेक्निक नहीं करनी है, उसके अलावा आप बेहिचक होकर कभी भी कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, और इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट या कुछ ऐसा नहीं होगा, बल्कि इससे पॉजिटिव ही पॉजिटिव है जो कुछ होगा। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, बस आप मासिक धर्म के टाइम इसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। स्वरूप जी बोलिए। अच्छा, हाँ जी, वो मैंने इसके लिए बहुत दिन से वेट कर रहा था, आपको हर बार बोलता था कि थोड़ा इसके बारे में बताइए बताइए। एनीवेज फाइनली खाने के बारे में जो आपने बताया ना, जो दूध वगैरह नहीं पीते हैं तो क्या कर सकते हैं? मैं हाँ। बेसिकली इस बारे में बोल रहा हूँ, मैं दूध नहीं पीता हूँ, मतलब मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेता हूँ घी के सिवाय, तो क्या कर सकते हैं? मैं ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे मैं पूरा जो खाना आपको खाना चाहिए और जो खाना आपको नहीं खाना चाहिए उसकी मैं लिस्ट डाल दूंगा आज। तो उसमें से आप कर सकते हैं जो भी। अगर आप, मैं ही बोलूंगा, अगर आप दूध नहीं पीते या दूध नहीं लेते, डायरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते, आप मुनक्का, छुआरा, फिग्स, ड्राई फ्रूट्स में कैश्यू नट्स वगैरह। ड्राई फ्रूट कुछ ऐसे भी है ड्राई फ्रूट जो शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, जैसे किशमिश होती है, जैसे पिस्ताचियो होता है, वो शरीर में गर्मी पैदा करते हैं थोड़ी सी, उनका स्वभाव गर्म होता है। वो मैं थोड़ा सा मैं कम लेने की सलाह देता हूँ, क्योंकि जो भी गर्म खाना होता है, जिनकी तासीर गर्म होती है, वो आपकी ब्रह्मचर्य में अवरोध डालते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ गर्म पानी से नहाना नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ नहाने से पहले अगर हो सके, अगर नहाना नहीं भी है, एटलीस्ट अपने जेनिटल ऑर्गन को धो लें, उसको ठंडा करके सोएं। तो जब मैं यहाँ तक बोल देता हूँ, तो जो खाना है अगर वो गर्म स्वभाव का खाना होगा तो उससे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पर एक लिमिटेड अमाउंट में आप उसको खा सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, आप फ्रूट्स खा सकते हैं, जो भी सिट्रस फ्रूट्स है, जो भी बाकी सारे जो फ्रूट्स हैं, मैंगोज हैं या जो भी है, जो भी सीजनल फ्रूट है, आप उनको खा सकते हैं। तो मैं पूरी वो लिस्ट है मेरे पास, मैं पूरी वो लिस्ट आपको दूंगा, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं हमेशा के लिए। एक किसी और ने भी मुझसे पूछा था, शायद हर्ष ने पूछा था या किसी ने, हाँ, हर्षुल शर्मा या किसी ने पूछा था, तो मुझे वो डालना है ग्रुप पे। ये जो मुनक्का है वो भी किशमिश के फैमिली में ही आता है ना, तो वो चलेगा? हाँ वो भी, हाँ वो चलेगा, वो चलेगा। आपने देखा होगा मुनक्के को अगर आप रात को धो दो, रात को पानी में सुखाओ, पानी में डाल के जब सुखाओ सुबह खाओ तो फूल जाता है थोड़ा सा। जी। इसको करने से उसकी तासीर जो है गर्म से ठंडी हो जाती है। तो मैं कहूंगा भिगा के ही खाएं। बादाम आप सूखे बादाम खाएं, बहुत गर्म होता है शरीर के लिए। आप उसको भिगा के सुबह उसका छिलका उतार के जब आप खाएं, वो ठंडा होता है शरीर के लिए। तो गर्म की बजाय आप ठंडी तासीर में चेंज करके खाएं, वो आपके ब्रह्मचर्य के लिए सहायक होगा। तासीर का थोड़ा इंग्लिश में बताएंगे आप? क्या चीज? तासीर क्या बोल रहे हो, उसको आप इंग्लिश में बताएंगे क्या है वो चीज? तासीर इज द कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा अच्छा, गर्म है या ठंडा है, ओके ओके, कैरेक्टरिस्टिक गर्म से ठंडे में चेंज करके आप खाएं तो दैट इज बेटर। जी जी। तो हर्ष ये आपका क्वेश्चन था ना, ये खाने के लिए जो आपने पूछा था मुझसे? यस सर। ठीक है, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालूंगा, आप भी उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का अभिनव जी कुछ पूछना है आपको? नहीं, ओके, ठीक है, तो आज का इतना ही सेशन था। होपफुली आप इसको अच्छे से करेंगे और रिजल्ट आएंगे। अगर रिजल्ट नहीं आ रहे, सब कुछ करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आपकी मेंटल प्योरिटी नहीं है। अभी भी आप जब अकेले में बैठे होते हैं, आप किसी सुंदर लेडी को देखते हैं, कुछ देखते हैं, कोई फीमेल अगर किसी मैस्कुलिन हंक लड़के को देखती हैं, मेल को देखती हैं, तो कुछ आपके मेंटल दिमाग में कुछ आता है
वहां पर प्योरिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। टेक्निक का फॉल्ट मत निकालना कि मैंने तो सब करके देख लिया, 3-4 महीने कुछ नहीं है, बकवास है, ये नहीं। नहीं, जिनको रिजल्ट, ऐसे ऐसे योगी हुए हैं जिन्होंने इस टेक्निक से कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए। तो अगर आप में वो चीज नहीं आ पा रही तो कुछ आप में खोट है। तो मेंटल प्योरिटी इज द बेसिस। मेंटल प्योरिटी के अलावा इस चीज का कोई फायदा नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, ये टेक्निक अगर आप नहीं भी करोगे, केवल मेंटल प्योरिटी रखोगे, आप उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। ये केवल उस जर्नी में आपकी मदद करेगी। दैट्स इट। एक जो ऐसा रास्ता है मेज वाला, उसको ये टेक्निक सीधा बना देगी आपके लिए। दैट्स इट। पर वहां से मंजिल तक जाने के लिए मेंटल प्योरिटी ही है, ये टेक्निक नहीं। इसको अपने दिमाग में डाल के रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। लास्ट क्वेश्चन, उत्तम जी जल्दी से पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट सर एक आपसे निवेदन है कि सर क्वेश्चन आंसर सेशन सर रख देंगे सर, जब भी आप फ्री हो तब, 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद। ठीक है, हाँ, सितंबर एंड के आसपास करेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, उस टाइम मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में भी डिस्कस करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स कुछ लोगों ने बोला मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, तो आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, सेंट्रल बैंक्स, एवरीथिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग। सुबह सुबह मेरे लिए उठ के ज्वाइन करना, थैंक यू सो मच। आशा धन्यवाद। करूंगा आप ये सब करें, उधर्वरेता बने, और जिस चीज के लिए आप पैदा हुए हो, जिस मंजिल को पाने के लिए, आप उसमें सक्षम हो। और ये जीवन जो आपको मिला है, ये एक वेस्ट फुल लाइफ ना हो पुराने जन्मों की तरह। तो यही मेरी आशा रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।